हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आजकल जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, उनके विषय में जानकारी कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में एथेनॉल और जिसको एथिल अल्कोहल कहा गया, जो शराब का मुख्य अवयव है, ये बात आप जानते हैं अच्छे ढंग से। तो आज कुछ और पढ़ने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो वो भी होगा भाई। अच्छा, एक बात बताओ, आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में जब जाते हैं तो उससे डिनर या लंच करने जाते हैं तो वो सलाद के रूप में प्याज लाता है प्याज, खीरा और बहुत सारी चीज़ें। तो हमें प्याज बड़ी प्यारी लगती है, किसी पदार्थ से पड़ी हुई होती है, कोई पदार्थ उसके अंदर पड़ा होता है, बड़ी खट्टी खट्टी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। मान लिया, अरे ये तो छोड़िए भाई, चाउमीन में यदि ये पदार्थ ना पड़े तो सारा खेल ख़राब हो जाता है, बहुत मूड ख़राब हो जाता है। चाउमीन में ये चीज़ नहीं है, बेकार है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये तो आप समझ ही रहे हैं ना। अचार में यदि ये ना पड़े तो फिर सब अचार खराब हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात है कि इसके जो गुण है ना, इनके गुण से कुछ और चीज़ भी बनती है, उसको हम एस्टर कहते हैं। एस्टर क्या चीज़ है ये भी हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इसकी वजह से जो एस्टर बना है वो क्या है। वो फ्रूटी की स्मेल है उसके अंदर, मतलब फलों की जो स्मेल है, फलों की जो खुशबू है, वो सिर्फ इसी की वजह से। तो फिर हम किसके विषय में जानकारी कर रहे हैं? तो आज हम कर रहे हैं सिरके के विषय में। सिरका इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, सिरके का मुख्य अवयव है एसिटिक एसिड, एथेनोइक अम्ल। हम उस एथेनोइक अम्ल की बात कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल एक IUPAC नाम है, जबकि एसिटिक अम्ल एक साधारण नाम है। आइए इसको देख लेते हैं। CH3COOH ये फार्मूला, इसका अणुसूत्र है। इसका संरचना सूत्र ये है, C, हाइड्रोजन 3 लगी हुई है, देखो कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन लगा हुआ, और फिर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें ये जो ग्रुप है पूरा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हम कहेंगे। ओके, तो 3 नाम हो रहे हैं, एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हम जाने। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें लगता कैसे है देखने में? तो लगता है, देखो एसिटिक अम्ल ये रंगहीन है, स्वाद कैसा है? खट्टा, स्वाद में खट्टा है, तीक्ष्ण गंध वाला है, द्रव है ये, मतलब आर पार देखा जा सकता है, जैसे एथेनॉल के आर पार हम देख सकते हैं, पारदर्शी है एक तरह से। ठीक है, लेकिन इसकी जो गंध है वो कैसी? तीक्ष्ण है। परंतु जो सिरका है, सिरके की, विनेगर की बात कर रहे हैं हम, इसमें एसिटिक अम्ल जो है वो 3%, 4%, 5% अगर जल में मिला हुआ है तो समझ लो वो सिरका हो जाता है। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो जो गंध है, तीक्ष्ण गंध, भाई व्यक्ति के पसीने में भी तो गंध आती है, उसमें भी अल्प मात्रा में एसिटिक अम्ल होता है, ये जान लीजिए। दूसरा भौतिक गुण पढ़ते हैं, इसका क्वथनांक आप जान रहे हैं, उबलना। जल जब उबलता है तो 391 केल्विन, 118 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है। ठीक है, मतलब पानी तो उबलता है भाई 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन ये 118 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और हिमांक ये जमता कब है? तो ये जमता है 16.5 डिग्री सेल्सियस, जब इसका टेम्परेचर होता है। ये सामान्य टेम्परेचर है भाई। देखिए आजकल तो गर्मी हो रही है, लेकिन गर्मी में टेम्परेचर 40-45 हो जाता है, लेकिन जाड़ों के दिनों में, शीत के दिनों में जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है। ठीक है, 20, 18, 17, 15, यहाँ तक कि 5-7 हो जाता है। तो शीत के प्रदेश जो हैं उनमें ये जम जाता है, लेकिन जमने के लिए ये वाला नहीं जमेगा जो सिरका है। सिरके की बात नहीं कर, इसमें 100% प्योर एथेनोइक अम्ल होना चाहिए भाई। एथेनोइक अम्ल होगा 100%, तो ये कहलाएगा फिर ग्लेशियल एथेनोइक अम्ल। देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हो गया अब ये।
ग्लेशियल एथेनोइक अम्ल किसे कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जो 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल होता है वो जहाँ शीत प्रदेश होते हैं, जहाँ जाड़े के दिनों में, वहाँ पर 5, 7, 10, 12, 14 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर उसको मिलता है, वो एकदम आइस के रूप में हो जाता है, एकदम पारदर्शी आइस के रूप, बर्फ के रूप में जाता है, इसलिए उसको ग्लेशियल एथेनोइक अम्ल या ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन तो आपका ये अलग से बन गया है, ध्यान रखिएगा। ये जल एल्कोहल और ईथर में पूर्णतया विलय है, घुल जाता है पूरी तरह से, जल में भी घुलेगा, ईथर में भी और एल्कोहल में भी। ये जल से भारी है, ये जल से भारी है, इसका घनत्व तो जल से ऊपर है, अर्थात 1.045 होता है। अगली बात सुन लीजिए, ये नीली लिटमस को लाल कर देता है, दुर्बल अम्ल है। भाई देखिए, बहुत ही प्रबल अम्ल तो नहीं है, ये कार्बनिक अम्ल है ये। और जो दूसरे अम्ल हैं जैसे HCl है, जैसे H2SO4 है, जैसे HNO3, ये तो बहुत प्रबल अम्ल है भाई, ठीक है। तो ये दुर्बल अम्ल है, लेकिन नीले लिटमस पत्र को लाल तो कर ही देता है, ठीक है, इसलिए ये दुर्बल अम्ल हम कहें। ये हमने भौतिक गुण तो पढ़ लिए, लेकिन ये कैसे बना कैसे, एसिटिक अम्ल बनता कैसे है। तो देखो, वैसे तो सामान्य बात बताऊं कि गन्ने के रस को सड़ा करके कुछ समय तक रख दिया जाता है और उसमें फर्मेंटेशन होता है तो सिरका बन जाता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बना है 1700 ईस्वी की बात थी, वहाँ पर अल्कोहल के स्टाइल थे, एक वैज्ञानिक, उन्होंने संश्लेषित किया था अल्कोहल को KMnO4 और ऊष्मा दी थी, या अम्लीकृत K2Cr2O7 या क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7 में, और हीट देने के बाद एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल प्राप्त कर लिया था, ठीक है। ये समीकरण जो है आपने पहले भी पढ़ी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ी है, जहाँ दहन अपक्रियाएँ जो हमने अपक्रियाएँ सीखी थी उनमें ये रिएक्शन है, आपकी बुक में है, ये मैंने यहाँ लिखी है, बिल्कुल सरल है। अब दूसरी विधि है सिरका विधि, इसको किण्वन विधि भी कहते हैं, फर्मेंटेशन। इसमें एक खास बात होती है, एथिल अल्कोहल से ये भी बनता है, और ये वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये माइकोडर्मा एक एसिटी होता है, एक जीवाणु होता है, माइकोडर्मा एसिटी एक जीवाणु का नाम है, जो वातावरण में प्रायः पाया जाता है। कुछ समय तक इसको एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये अपना भोजन प्राप्त करना शुरू कर देता है और हमें एसिटिक अम्ल और जल प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये सिरका विधि हो गई, या किण्वन फर्मेंटेशन विधि भी ये कहलाती है, ठीक है। ये व्यापारिक मात्रा में प्राप्त होता है। अब आइए हम इसके देख लेते हैं रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म कैसे हैं, हम छोटे छोटे एक पॉइंट हैं, जैसे सोडियम वैसे क्रिया होगी तो क्या होगा, Na2CO3 से क्रिया होगी तो क्या होगा, NaSCO3 से क्रिया होगी तो क्या होगा, आइए हम और फिर देखेंगे हम लास्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिया, वो है एस्टर, मतलब खुशबू किस तरह से उत्पन्न करता है, फ्लेवर, फलों की खुशबू कैसे आएगी, माजा कैसे बनेगा, स्लाइस कैसे बनेगा, टॉफ़ियाँ बनेंगी, कितनी कितनी प्रकार की टॉफ़ियाँ बनती हैं, वो हमें किस तरह से कहाँ से फ्लेवर मिलेंगे वो हम देखेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे सावनीकरण की अवक्रिया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। चलिए आओ उसको भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं इसके रासायनिक गुण। एथेनोइक या एसिटिक और एसिड के रासायनिक गुण क्या है, सोडियम से क्रिया कराएंगे, NaOH से कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, फिर सोडियम कार्बोनेट से, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ये हम अब क्या देखते हैं, फिर उधर देखते हैं खुशबू वाला मैटर क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम करते हैं धातु सोडियम से, तो इधर रखेंगे हम CH3COOH, ये आपने ले लिया एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब हम लेते हैं इसके साथ Na, सोडियम, ये है धातु, वो भी है क्षार धातु, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये Na हाइड्रोजन को हटा देगा, तो क्या बनेगा CH3COO, और खुद आकर के लग गया यहाँ पर Na, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस को हम ऐसे निकाल दे रहे हैं, रिलीज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बना, ये तो है सोडियम, और ये क्या चीज़ है, एथेनोइट है ये, ठीक है। तो ये बना आपका सोडियम एथेनोइट, या फिर हम जो लवण प्राप्त हुआ है वो हुआ है सोडियम एसीटेट। क्या हुआ ये, सोडियम, देखो भाई सोडियम एथेनोइट तो है IUPAC नाम,
और सोडियम एसीटेट है इसका साधारण नाम, सोडियम एसीटेट, एसीटेट, ठीक। और ये हो गई आपकी हाइड्रोजन, लिख लीजिएगा, ये गैस उड़ गई और ये है सोडियम, ठीक। समझ में आ गई होगी बात ये। तो इसने ये हाइड्रोजन यहाँ से निकली है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन तो एक ही निकली और यहाँ हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसका मतलब ये बैलेंस समीकरण हमें करनी होगी। और हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 1, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करें 2 से, अब 2 हो गए हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ 2 आ गए हाइड्रोजन, लेकिन ये चीज़ हो गई अब कैसी, डबल, ये हो गई डबल, तो यहाँ से फिर हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो अब सोडियम डबल हो गया, तो हम सोडियम को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आपको पता है वैलेंस समीकरण करते समय हम यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखते हैं। अब आपके देखो एक बार और सेट कर लेते हैं। देखिए ये पूरा जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो पूरा डबल हो गया, तो डबल यहाँ तो होगा। सोडियम 2 है, सोडियम 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हैं तो हाइड्रोजन भी इसके 2 हो गए। इस तरह से समीकरण बैलेंस हो जाती है। चलिए भैया हम अगला हिस्सा कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड से और क्रिया कर रहा है, ये क्षार है और वो भी स्ट्रॉन्ग वाला प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार से बेचारा कौन, ये एसिटिक अम्ल अब क्रिया करेगा। बेचारा तो है ये, कमज़ोर है ना बहुत, तो कमज़ोर एक प्रबल क्षार से अपक्रिया करेगा, तब क्या होगा इसका, NaOH से क्रिया कर रहा है, प्रबल क्षार से अपक्रिया कर रहा है, तो जो लवण बनेगा वो प्रबल क्षार से अपक्रिया करने पर क्षारीय लवण कहलाएगा। अगर ये प्रबल होता तो फिर वो अम्लीय लवण कहलाता। समझिए मेरी बात नहीं है। प्रबल क्षार से प्रबल लवण, जब प्रबल क्षार से प्रबल अम्ल जब क्रिया करता है तो ये उदासीनी अपक्रिया कहलाती है, और वहाँ पर कोई भी चीज़ प्रबलता नहीं। और यदि प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग क्षार और जो अम्ल है वो कैसा हो, कमज़ोर हो, तो वहाँ पर जो है वो कैसा होगा, क्षारीय लवण प्राप्त होगा। अगर दोनों चीज़ कमज़ोर होती हैं तो भी उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती, दोनों ही प्रबल होती हैं तब भी वो उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती। लेकिन इसमें जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ है फिर वो लवण जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग वाला उसकी वजह से बनेगा, ठीक है नहीं। अब ये वजह है इसकी सोडियम हाइड्रॉक्साइड की, समझ गए नहीं। तो ये क्या बना, COO, ये वाला जो Na है ये Na आ जाएगा, मैं दूसरे पेन से बताऊं, देखिए ये Na तो आ गया यहाँ इसके साथ जुड़ गया, और ये जो OH है और H है ये दोनों मिल गए, और मिल करके क्या हुआ, ये तो आ गया Na यहाँ, और दोनों मिल करके क्या बनाया इन्होंने, H2O, ये H2O बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई है। ये तो ये क्या बना, सोडियम एसीटेट, ये भी सोडियम एसीटेट बन गया। क्या बात है, सोडियम एसीटेट बन गया। ये बना सोडियम एसीटेट का लवण, क्या बना ये लवण, ये साल्ट बन गया ये, क्लियर। और ये बन गया पानी, ये है यही चीज़ आप अपने आप लिख सकते हैं इसमें, एथेनोइक अम्ल, OH ये H ये H2 मिल गया, संतुलित हो गई समीकरण। यहाँ CH3COON CH3COO, Na एक सिंगल, Na सिंगल, इसका मतलब ये समीकरण आपकी बैलेंस है। चलो अगले हिस्से में सोडियम कार्बोनेट से देखें। ये दोनों रिएक्शन बहुत बढ़िया है, ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आती हैं बार बार। चले CH3COOH, मैंने क्या ले लिया, ये एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल अब अपने आप लिख सकते हैं, प्लस किससे क्रिया होगी, Na2CO3। अब यहाँ पर Na2CO3 से अपक्रिया करने के बाद क्या बनेगा, ये सोचने की बात है, ठीक है। तो भाई एक कुछ गिफ्ट के रूप में कुछ मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक गिफ्ट के रूप में मिलेगी, पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। तो क्या हुआ, CH3COO, ये Na तो आएगा यहाँ, क्लियर, और मिलेगी CO2 गैस गिफ्ट के रूप में, ये हुई। और जल तो मिलना ही है, ये तो मिल गया लवण, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऊपर दिखा दो, ये ऊपर जा रही है, उड़ करके ऊपर जा रही है, ठीक है। क्या हुई, इसका नाम क्या है, कार्बन
डाई ऑक्साइड गैस, और ये जल, और ये क्या है, ये भी आपका लवण है, वो भी इसका सोडियम एसीटेट। सोडियम एसिड, ये Na जो था यहाँ आकर के जुड़ गया और ये H यहाँ से हटा, तो ये बना सोडियम एसीटेट। कोई भी अंतर नहीं, बिल्कुल वही हमें लवण प्राप्त हुआ है जो ऊपर मिला है। बस यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हमें गिफ्ट के रूप में मिल गई और ये जल मिल गया। चलिए हम ये वाली रिएक्शन और देख लेते हैं क्या आएगा। समझ गए कंप्लीट। अब यहाँ देखना चाहेंगे क्या ये समीकरण संतुलित है। देखिएगा, हाइड्रोजन हटा है, हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ सोडियम से देखें, सोडियम कितनी है, 2 हैं और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब हमें यहाँ गुणा करनी होगी सोडियम के लिए। ए यहाँ, अब 2 तो हो गया सोडियम, लेकिन ये पूरा कार्बोक्सिलिक समूह तो डबल हो गया, तो डबल के लिए मुझे यहाँ मल्टीप्लाई और करनी होगी। अब आपका हाइड्रोजन 2 हो गए, तो हाइड्रोजन हो गए 2। अब देखें ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ है ऑक्सीजन कितनी है, 3, तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 ये हो गई और 1 हो गई, 3 हो गई कंप्लीट। इस तरह से कार्बन 1 तो कार्बन 1, अब आपकी समीकरण संतुलित हो गई है, वैलेंस समीकरण हो गई। ठीक, समझ गए। ये आपने आप लिख देना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जल है, सोडियम एसीटेट है, ये लवण है। ठीक है, ये लवण हमें प्राप्त हो रहे हैं और देखिए ये लवण हमें लाभदायक भी, औषधि में ये लाभ पहुंचाएंगे। देखिए अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर हम कहेंगे इसको सोडियम बाई कार्बोनेट। कैसे क्रिया करते हैं, देखिए भाई, CH3 दिख रहा है क्या आपको, COOH और हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ लगेगा, तो ये आ गया आपका Na प्लस वही CO2 गैस और फिर जल। बहुत मस्त है। देखिए ये भी हमें वही चीज़ प्राप्त हुई है, कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा इजी रिएक्शन है इसकी। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसे, सोडियम एसीटेट, या बताइए क्या है IUPAC नाम इसका, सोडियम एथेनोएट। ठीक है, तो ये तो एथेनोएट हो गया, सोडियम और लग गया, इसलिए सोडियम एथेनोएट कह सकते हैं इसे, या फिर हम कहेंगे सोडियम एसीटेट। तो ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट। क्लियर। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये मिला हमें, और ये हमारे पास है ही क्या है, एसिटिक अम्ल, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया एसिटिक अम्ल। बहुत मस्त है, देखो ये अवक्रियाएं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर, और रिएक्शन का नाम है थोड़ी खुशबू प्राप्त करें। ठीक है, तो वो कौन सी कहलाएगी बताइए। चलिए नहीं बता रहे तो मैं ही बता देता हूँ। अब हम एथेनोइक अम्ल को लेते हैं, ये ले लिया हमने एथेनोइक अम्ल CH3COOH, और इसके साथ ये तो हो गया एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल सही है। और दूसरा लें हम C2H5OH, ये हो गया एल्कोहल या एथेनॉल, जल्दी लिख दो एथेनॉल। एथिल एल्कोहल को ये IUPAC नाम लिख दिया, ये भी इसका IUPAC नाम है। एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ जब हम सांद्र H2 अम्ल है, ये सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए यहाँ से ये टूट जाएगा, क्या टूटेगा, देखो ये हिस्सा हटा दो ये, और ये भी यहाँ से हटा दो भाई, ये दोनों को जोड़ दो, देखो इन दोनों को जोड़ दो, क्या है ये H और ये क्या है OH, तो ये हो गया आपका पानी H2O, ये पानी। और बाकी चीज़ क्या बची है वो सबको ज्वाइंट कर दो। क्या क्या चीज़ बची है देखो, CH3COO और C2H5, क्या बात है, ये चीज़ तो मिली, यही चीज़ तो मिली खुशबूदार। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसी का नाम है गजब भाई, फ्लेवर, खुशबू, फ्रूटी, फलों की जो खुशबू मिलती है वो हमें इसी एस्टर से मिलती है, और इसका नाम है वैसे तो एथिल एसीटेट,
लेकिन हम ये कहेंगे इसे एस्टर। ओके, तो ये हमें मिला एस्टर, और यही क्रिया कहलाई आपकी एस्टरीकरण। लिख दूं मैं इसको, एस्टरीकरण। क्या हो गई ये? एस्टरीकरण। कैसे एस्टरीकरण? जब एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल को मिला करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ डालते हैं, सांद्र कंसनट्रेट, तो वहाँ से जल वो हटा देता है, तो जो बचता है वही एस्टर। तो एस्टर तो बड़ी गजब चीज़ है। एस्टर तो जितने भी फलों की खुशबू, सुगंध, मीठी सुगंध वाले जितने भी फल होते हैं उनके अंदर जो खुशबू आती है वो एस्टर ही होते हैं। ठीक है, तो हम अब देखिएगा एक अलग हम और रिएक्शन करवाएं, आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा अलग से। तो ये तो कहलाई आपकी एस्टरीकरण। याद हो गई? किस किस को मिलाया? एथेनोइक अम्ल को मिलाया और किसको? एथेनॉल को, एथिल अल्कोहल को, दोनों को मिलाया किसकी प्रेजेंस में? सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस। क्योंकि सांद्र H2SO4 क्या काम करता है? निर्जलीकरण, मतलब यहाँ से निर्जल करता है, इस चीज़ को, जल को हटाता है। तो जो चीज़ शेष बचती है वही तो एस्टर है, वही तो खुशबू लगाता है। ठीक है नहीं? देखिए सेंटों में जो परफ्यूम है, ठीक है, परफ्यूम में भी यही काम आता है। जितने भी इत्र बनते हैं वो सब में यही काम में आता है। कौन? एस्टर। अब एस्टर को हम क्या काम करते हैं? इस एस्टर को हम यहाँ रखते हैं, थोड़ा इधर, बेचारे को CH3CO C2H5 को यहाँ रखते हैं, और रखने के साथ इसमें मिलाते हैं हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस क्रिया को कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? इसको देखो, ये एक अलग चीज़ है। तो यहाँ थोड़ा सा एक अलग काम होने वाला है। देखिएगा, ये फिर ही बेचारा यहाँ अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, और यहाँ से OH अलग हो जाएगा। ये तो क्या Na तो जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या हुआ? CH3COONA, तो हमें लवण मिला, ये वाला लवण मिला। और ये क्या बचा? C2H5 और क्या? OH, ये C2H5OH, और ये मिला आपका एथिल अल्कोहल। क्या बना ये? एथिल अल्कोहल। देखो, जब हमने किसी एस्टर को, जो एस्टर प्राप्त हुआ, एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई, तो हमें एक लवण प्राप्त हुआ और मिला हमें एथिल अल्कोहल। ठीक है, जो एथिल अल्कोहल मिला, ये वाला लिख देता हूँ मैं, एथिल अल्कोहल। दिख रहा होगा, आप लिख लेना यहाँ पर। तो ये जो चीज़ मिली है हमें, यही लवण जो मिला है वो सोडियम का लवण मिला, और वो भी कार्बोक्सिलिक के सोडियम लवण मिले या फिर मिले पोटेशियम के लवण। यही कहलाएगा आपका सोप, अर्थात यही कहलाया आपका साबुन। ठीक, साबुन यहीं से स्टार्ट होता है। कार्बन की संख्या बहुत कम है, लेकिन भाई साबुन तो साबुन ही है। यहाँ से साबुनीकरण की अवक्रिया ये कहलाएगी। तो इस अवक्रिया को क्या नाम दें हम? साबुनीकरण। क्लियर? देखो भाई, साबुनीकरण की मैं अवक्रिया और आपको एक बड़ी सी करवाऊंगा, साबुनीकरण। ये कहलाएगी आपको साबुनीकरण की अवक्रिया। अगर आपको एस्टीकरण की अवक्रिया लिखने को आए तो आप ये बता दीजिएगा, साबुनीकरण की अवक्रिया लिखने को आए तो ये बता दीजिए। साबुनीकरण क्या हो? साबुन क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के एक लंबी श्रृंखला वाले सोडियम के और पोटेशियम के लवण होते हैं, उन्हें हम साबुन कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण। लेकिन ये तो भाई प्रारंभ की चीज़ है, स्टार्टिंग है साबुन की। ये कार्बन की संख्या इसमें बहुत कम है, तो लंबी श्रृंखला वाले 17, 18, 20, 25, 30 कार्बन की श्रृंखला लंबी वाले, वो भी सोडियम के और पोटेशियम के लवण जो होंगे वो कहलाएंगे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो साबुन बनते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं, वो साबुन उस तरह से बनते हैं, लंबी श्रृंखला वाले। लेकिन साबुन की स्टार्टिंग होती है लवण इस तरह से। तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा साबुनीकरण का, क्योंकि अगला टॉपिक आने वाला है सफाई प्रक्रिया का, वो हम ध्यान रखेंगे। उससे पहले हम एक साबुनीकरण की रिएक्शन को बहुत ज़रूरी लिखेंगे, बताएंगे आपको। तो आइए अब इसका हम देख लेते हैं यूजेस। किसका? एस्टिक अम्ल का। एस्टिक अम्ल का क्या है? एथेनोइक अम्ल का उपयोग। अगर एथेनोइक अम्ल को हम 3 से 4%, 5% मिला देते हैं, तो वो जल में मिलाएं तो ये कहलाएगा सिरका। तो सिरका बनाने में 3 से 4% सिरका बनाने में इसका यूज़ होता है। किसका?
एथेनोइक अम्ल का। नंबर 2, सिरका है, अचार है, सलाद है आदि के परिरक्षक है, मतलब इसको ये सड़ने नहीं देता, कोई इसमें किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? एथेनोइक अम्ल। ये नंबर 2, रंग तथा कागज उद्योग में भी ये काम आता है। रेशम के सफ़ेदा, एसीटोन या एस्टर तो अभी ये देखना है, एसीटोन बनाने में भी, सफ़ेदा बनाने में, रेशम के उद्योग में भी, ये एस्टर बनाने में भी इसका प्रयोग होता है एथेनोइक एसिड का। और अगला है, इसके लवण का औषधि में भी प्रयोग करते हैं। जो भी लवण बनते हैं वो हम इसके औषधि में प्रयोग करते हैं। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए भाई, इसमें छोटी छोटी बातें थी, आपको सारी रिएक्शन, मुझे लगता है रिएक्शन ऐसे याद नहीं होती, लिख करके याद कीजिए। जैसे ही वीडियो को पॉज करें, कुछ करें, आप लिखें, रफ पे लिखें, बार बार लिखें। मैं चाहता हूँ आपके बहुत ही बढ़िया अंक मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।